रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 23। पिछले भाग में हमने देखा कि नंदू का कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इधर इंडिया मुंबई रात का समय। आहूजा विला में आज माहौल खराब हुआ था। दिशा लगातार रोए जा रही थी। दिशा ने जो कहा कि वह अपने आप को ठाकुर के हवाले सौंप देगी अपने भाई को छुड़ाने के लिए। ठाकुर ने जो एड्रेस भेजा था उस एड्रेस पर माहिर जाने के लिए तैयार हो गया, पर उसे यह बात पता था कि अगर वह दिशा को नहीं लेकर गया तो उसके भाई को नुकसान पहुंचा देगा। माहिर भी दिशा की बातों से एग्री हो गया कि वह उसे अपने साथ लेकर जाएगा। ठाकुर ने जो एड्रेस भेजा था वह किसी कंस्ट्रक्शन एरिया का एड्रेस था। माहिर, दिशा और विशाल तीनों एक कार में बैठ निकल गए। रास्ते में माहिर ने विशाल को उतार दिया और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिया। अब उस कार में माहिर और दिशा के अलावा कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में वे लोग उस एड्रेस पर पहुंच गए जहां पर ठाकुर और उसके 4-5 गुंडे लोग खड़े थे। उनके साथ नंदू नहीं था। माहिर कार में से उतरा और आगे जाने लगा। ठाकुर हाथ में हुक्का लेकर मार रहा था। उसके एक आदमी ने इन्फॉर्म करते हुए कहा, मालिक लड़की को लेकर आ गया है। उसकी बातें सुनकर ठाकुर बेतहाशा हंसने लगा कि माहिर कुछ कदम पीछे ही रुक कर बोला, नंदू कहाँ है? मैं अपने साथ लड़की लेकर आया हूँ। ठाकुर अपनी हंसी रोकते हुए कहा, रुको जरा, सब्र करो, मिल जाएगा मिल जाएगा। पहले मुझे तो मेरी महबूबा को देख लेने दो। ठाकुर के मुंह से महबूबा शब्द सुनकर माहिर एकदम चिढ़ गया, क्योंकि वह उसके बाप से भी काफ़ी ज़्यादा उम्र का था और उसे अपनी महबूबा कह रहा है। माहिर अपनी मुठ्ठियाँ कसते जा रहा था। उसका तो दिल कर रहा था कि अभी के अभी उसका मुंह तोड़ दे, पर वह नंदू और दिशा दोनों को मुसीबत में नहीं डाल सकता, जिसके चलते वह शांत ही रहना ठीक समझा। माहिर का इतना गुस्सा देख ठाकुर ने कहा, वैसे तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हो? क्या वह तुम्हें भी पसंद है? अगर ऐसा है तो भूल जाओ, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मैं उसकी कीमत बहुत पहले ही लगा लिया है। ठाकुर के मुंह से कहे गए एक एक शब्द माहिर को भड़काने का काम कर रहा था। माहिर ने अपना गुस्सा साइड में करते हुए कहा, तो इस लड़की की कीमत मेरे साथ लगा लो, बिन मांगे रकम देने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर माहिर के इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, ऐसी क्या खास बात नज़र आ गई तुम्हें उस लड़की में, जो बिन मांगे रकम देने के लिए तैयार हो गए हो? कहीं तुम दोनों के बीच में जो मैं सोच रहा हूँ वह तो नहीं हो गया ना? अब क्या ही था, माहिर अपना आपा खो दिया और वह ठाकुर के शर्ट का कॉलर पकड़ उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक फाइट दे मारा। उसके सभी आदमियों ने माहिर पर गन का निशाना लगा दिया। उनकी लड़ाई देख दिशा कार में से बाहर निकली, दौड़ते हुए माहिर का हाथ पकड़ छुड़ाने लगी, क्योंकि वह ठाकुर को अच्छे से जानती थी कि वह लोगों को मारने में पीछे नहीं हटता। इतने में ठाकुर का दिशा पर नजर गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी वहां कंस्ट्रक्शन एरिया में बहुत शोर कर रहा था। ठाकुर दिशा को अपनी सनकी नज़रों से देखते हुए कहा, हाय मेरी फुलझड़ी, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हारे वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है। मेरे सामने वाली पार्टी में से पेमेंट ले रखा हूँ और तुम हो कि इसके साथ भाग रही हो। पर कब तक भागोगी? आज तो तुम मुझे मिल ही गई और मैं तुम्हारा आज से ही सौदा करूँगा। दिशा तो ठाकुर की बातें सुन एकदम सुन पड़ गई थी। वहीं माहिर को भी उसकी बातें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह कोई भी अब गलती नहीं करना चाहता जिसकी वजह से दिशा और माहिर को पछतावा हो। इसलिए उसने तुरंत अपनी जेब से गन निकाला और दिशा के गर्दन को पकड़ उसके माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, पहले बच्चे को ला कर दे, फिर यह लड़की तुझे मिलेगी। समझ में आया ना मेरी बात तुझे? दिशा को समझ में नहीं आया कि माहिर यह क्या कर रहा है। पिस्तौल मेरे ऊपर क्यों तान के रखा है? पर जो भी हो, उसने भी कुछ रिएक्ट नहीं की। वहीं ठाकुर माहिर की यह हरकतें देख बोला, तुम इसे नहीं मार सकते, मैं यह जानता हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई गेम मत खेलना।
माहिर ने कहा, क्यों नहीं मार सकता मैं? अगर तू नंदू को मेरे हवाले नहीं किया तो ये तुझे नहीं मिलेगी। समझ में आई मेरी बात? अब फैसला तेरे हाथ में है। तुझे क्या करना है, लड़की चाहिए या बच्चा? ठाकुर अपनी गर्दन गोल गोल घुमाने लगा और अपने एक आदमी को ऑर्डर दिया कि बच्चे को लेकर आए। उसका ऑर्डर पाते ही वह आदमी वहां से चला गया और 5 मिनट के अंदर ही नंदू की आंखों पर पट्टी बांधा था और उसे बाहर लेकर आया। नंदू को ऐसा देख दिशा और भी रोने लगी। माहिर ने ऑर्डर देते हुए कहा, उसके हाथ और आंख पर जो पट्टी बंधा है वह सब खोल दो। ठाकुर के आदमियों ने तुरंत नंदू के आंख पर की पट्टी और हाथ जो बांध के रखा था खोल दिया। नंदू जैसे भाग के माहिर के पास आने वाला था कि ठाकुर ने उसे रोक लिया। पागल की तरह हंसते कहा, एक हाथ से लड़की, दूसरे हाथ से बच्चा। उसके इस तरह से नंदू को रोकते ही माहिर भी सतर्क हो गया। उसने दिशा के माथे से गन नीचे किया और दिशा को जाने के लिए कहा। उधर से ठाकुर ने नंदू को छोड़ दिया। दिशा धीरे धीरे चल के ठाकुर के पास चली गई। वहीं नंदू माहिर के पास आ गया। इन्हीं बीच में एक जोरदार धमाका हुआ और यह धमाका किसी और ने नहीं बल्कि विशाल ने किया था। विशाल ने इस वक्त अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लेकर हमला उन लोगों पर कर दिया। नाइट्रोजन स्मोक मशीन के जरिए पूरा धुआं धुआं हो गया, जिसके चलते ठाकुर और ठाकुर के आदमी संभल नहीं पाए। इन्हीं बीच में दिशा गायब हो गई। माहिर नंदू को लेकर पहले ही कार में बैठ गया था। थोड़ी ही देर में माहिर, नंदू, दिशा वहां से गायब हो गए। वहीं विशाल जो बॉडीगार्ड्स लेकर आया था, उन्होंने ठाकुर के आदमियों को अच्छी खासी सबक सिखाया। यह सब पहले से ही प्री प्लान किया था, क्योंकि माहिर दिशा को फिर से ठाकुर के झांसे में फंसने नहीं दे सकता, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर इस बार दिशा उसके चंगुल में फंसी तो वहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने विशाल से कहकर ही सब कुछ पहले से तैयारी करवा लिया था। वह जान गया था कि ठाकुर बिना दिशा को लिए उसके भाई को छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी, उस अंधेरे कमरे में शगुन का रोना एकदम कम हो गया। यहाँ तक कि बाहर आवाज़ ही नहीं आ रहा था। सर्वेंट लुसिया ने डिनर रेडी कर दिया था और उसने डाइनिंग टेबल पर डिनर सजा भी दिया। जब वह ऊपर स्टडी रूम में अथर्व को बुलाने के लिए गई तो अथर्व बड़े से सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में इस वक्त लैपटॉप था और उसकी आंखें बंद किए वह कुछ गहरी सोच में डूबा था। स्टडी रूम का दरवाज़ा पहले से ही खुला था। सर्वेंट लुसिया दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने हल्के हाथ से दरवाज़ा खटखटाया। उसके आवाज़ से अथर्व आंखें खोल दिया और सर्वेंट लुसिया को देख सवालिया नज़रों से देखने लगा। सर्वेंट लुसिया ने उसको इस तरह से देखता देख बोली, सर, डिनर इज़ रेडी। सर्वेंट लुसिया ने इतना ही कहा था। अथर्व ने अपनी आंखों से इशारा किया। उसका इशारा पाते ही सर्वेंट लुसिया वहां से चली गई। अथर्व स्टडी रूम से बाहर निकला और अपने कमरे में गया। जाते ही सबसे पहले तो फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद वह सीधे नीचे डाइनिंग टेबल पर आया, जो कि टेबल पूरे इटालियन खाने से सजाया हुआ था। वह जैसे ही चेयर पर बैठने वाला था कि उसे शगुन का याद आया। वह बिना वक्त गवाए वहां से सीढ़ियों से भागते हुए उस काल कोठरी रूम के पास गया। उस रूम के पास पहुंचते ही अथर्व ने जल्दबाजी से दरवाज़ा खोला, पर उसे पता नहीं था कि शगुन दरवाजे से टेक लगाकर ही बैठी है। उसने जैसे दरवाज़ा खोल, शगुन जो दरवाजे के सहारे बैठी थी वह धड़ाम से नीचे गिर गई। यह आवाज़ सुनते ही अथर्व चौंक गया और उसने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया। देखा शगुन बेहोशी की हालत में है। अथर्व ने बिना वक्त गवाए उसे झट से अपने गोद में उठा लिया। अथर्व तेज रफ्तार में चलते हुए अपने कमरे में शगुन को लेकर आया और बेड पर सुला दिया। वह बेहोश तो नहीं हुई थी, पर बेहोश होने के कगार पर आ गई थी। उसके हाथ पैर पूरे ठंड पड़ गए थे, क्योंकि उस कमरे में एसी फुल टेम्परेचर पर ऑन था और लाइट का बल्ब निकाल दिया गया था।
यह सब अथर्व ने शगुन को टॉर्चर करने के लिए किया था ताकि वह आइंदा कभी भी ऐसा कदम ना उठाए। पर उसकी यह हालत देख एक पल के लिए वह भी घबरा गया क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह ठंड पड़ गया था। अथर्व ने जल्दी से अपने एसी का हॉट टेम्परेचर पर लगा दिया और उसके शरीर पर मखमली ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। उसके हाथों को अपने हाथों में ले मसलने लगा, उसे गर्माहट दे रहा था। वहीं शगुन अभी भी सिसकियां ले रही थी। उसके गाल पूरे आंसुओं के निशान बन चुके थे। उसके बाल पूरी तरह बिखरा हुआ था। वह अभी भी लगातार यही बड़बड़ाई जा रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। उसकी जुबां पर एक ही रट लगा हुआ था। अथर्व ने झट से उसे अपने गले लगा लिया और उसके पीठ और सिर को सहलाने लगा। वह शांत हो जाए, पर वह शांत होने के बजाय और भी रोने लगी। लगभग आधे घंटे के बाद शगुन एकदम नॉर्मल हुई, पर वह रोने की वजह से अभी भी धीरे धीरे ही सही पर सिसकियां ले रही थी। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसका नाक, कान, गाल सब टमाटर की तरह लाल हो चुका था। उसने अथर्व को देख अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। वह धीरे से उठकर बैठ गई, अपने दोनों पैरों के बीच में अपना चेहरा छुपाकर फिर से रोने लगी। हालांकि अब उसे रोया नहीं जा रहा था, जैसे उसके शरीर के सब आंसू ही सूख गए हो। पर अथर्व ने जो उसे पनिशमेंट दिया, उसे याद करके और भी उसका दिल बैठा जा रहा था। वह अब एकदम से कमज़ोर होने लगी। वह समझ गई थी कि वह यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। आज अथर्व का पावर उसने देख लिया कि उसने एक झटके में ही उसे ढूंढ लिया, निकाल लिया। शगुन का बार बार मुंह फेरना अथर्व को अच्छा नहीं लग रहा था। अथर्व थोड़ा सा झुक के शगुन को अपने गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर लेकर निकला। सीढ़ियों से उतरते हुए सीधे डाइनिंग टेबल के पास उसे लेकर आया, उसे चेयर पर बिठाया और खुद एक प्लेट में चावल, उसके ऊपर तड़के वाली दाल और उसके ऊपर गोवर्धन घी डालकर मिक्स करने लगा। उसको ऐसा करता देख शगुन शौक होकर देखने लगी कि एक पल में कैसा बन जाता है और दूसरे पल में क्या। आखिर उसे समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था। अथर्व ने प्लेट अपने सामने रखा और चम्मच से दाल चावल का एक बाइट शगुन के मुंह के पास बढ़ाया। शगुन ने एक नज़र अथर्व को देख तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर ली। उसको ऐसा करता देख अथर्व को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि वह लंबी सांस छोड़ते हुए अपने एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ चम्मच से एकदम उसके होंठ के पास किया। पर शगुन ने अपना होंठ दोनों दबा के रखी। अथर्व ने धीरे से कहा, चलो खाना खा लो, तुम बहुत वीक हो गई हो। उसका ये कहना कि शगुन वापस रोने लगी। अथर्व ने चम्मच वापस प्लेट में रख दिया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं वापस उसी जगह पर ले जाकर तुम्हें छोड़ आऊँगा। अथर्व ने और 10 मिनट तक शगुन को ऐसे ही चुप कराता रहा और फिर उसे सबसे पहले बहला फुसलाकर आखिरकार मना लिया खाना खाने के लिए। धमकी देकर ही सही, पर उसे खाना खिलाने लगा। शगुन को भी भूख लगा था। वह भी दाल चावल खाने लगी क्योंकि वह और कुछ तो खा नहीं सकती, क्योंकि अथर्व के लिए नॉनवेज डिनर में बनाया गया था। अथर्व उसके सामने नॉनवेज नहीं खा सकता क्योंकि उसने पहली दफ़ा ही देख लिया था कि उसे उल्टी जैसा हो रहा था, इसलिए वह उसके सामने नहीं खाया। पहले उसे अच्छे से खाना खिला दिया। अगली सुबह इंडिया में आहूजा वेला। पूरी रात बर्बाद होने के बाद सुबह होते ही दिशा और नंदू एक ही कमरे में सोए थे। वे दोनों इतने डरे थे कि सविता आंटी भी उनके साथ सोई थी। माहिर अपने कमरे में था, पर जरा भी उसके आंखों में नींद नहीं था। वह सुबह जाकर उसे कहीं नींद आया। वहीं दूसरे कमरे में सविता आंटी सोकर उठ गई और उन्होंने देखा कि दिशा और नंदू दोनों अब जाकर सोए हैं, क्योंकि पूरी रात वे दोनों डर के मारे जाग रहे थे और रोए जा भी रहे थे।
सविता आंटी ने उनको समझाया भी कि यहाँ पर उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई आएगा तो भी बच के नहीं जाएगा, क्योंकि विला में इतने गार्ड्स थे। सविता आंटी गेस्ट रूम से निकलकर सभी के लिए नाश्ता रेडी करने चली गई। करीब सुबह के 10 बजे अब जाकर दिशा और नंदू सोकर उठे, पर वे दोनों अभी फ्रेश नहीं हुए थे। सविता आंटी गेस्ट रूम में गई और उन्होंने दिशा को कहा कि अब उजाला हो गया है, तुम दोनों डरो मत। दिशा को फ्रेश होने के लिए कह दिया। वहीं सविता आंटी के कहने पर नंदू अपने कमरे में चला गया और वह जाकर जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद नंदू नाश्ता करने के बजाय वह माहिर के कमरे में गया। माहिर जो अभी सोकर उठा ही था और वह अभी तक फ्रेश भी नहीं हुआ था। वह अपने मोबाइल ले खिड़की के पास खड़ा होकर विशाल से बातें कर रहा था। फ़ोन पर बातें कर ही रहा था कि पीछे से नंदू दौड़ते हुए आया और उसे हक कर लिया। उसके अचानक से ऐसे करने से माहिर एक पल के लिए थमसा गया। माहिर ने विशाल से कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इतना बोल उसने कॉल काट दिया। नंदू का हाथ माहिर के चेस्ट पर था। उसने उसके हाथ को पकड़ अपने आगे किया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम फ्रेश हो गए? माहिर का इतना कहना कि नंदू वापस माहिर के सीने से लग गया और उसके आंखों में इस वक्त हल्का आंसू था और वह उसके सीने से लगे हुए ही बोला, आप बहुत अच्छे हो। नंदू का इतना कहना कि माहिर के होठों पर हल्का स्माइल आ गया और वह नंदू को अपने से दूर करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम धीरे से कहा, अच्छा ये बात है, वैसे तुम्हें कैसे पता मैं अच्छा हूँ? मैं तो बुरा भी हूँ। माहिर की बातें सुन नंदू भी हंस पड़ा और कहा, आप और बुरे कभी नहीं। आप मेरे आइडल हो, आप मेरे हीरो हो, आप दबंग हो, आप मेरे सब कुछ हो। नंदू का इतना कहना कि माहिर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उसके कमरे में गूंज रहा था। उसी वक्त सविता आंटी माहिर को बुलाने के लिए उसके कमरे में आई, जो कि उन्होंने उसे हंसते देख लिया कि माहिर बहुत जोर जोर से हंस रहा है। एक पल के लिए सविता आंटी भी माहिर को देखने में खो सी गई, क्योंकि बहुत साल पहले से माहिर बहुत सख्त हो गया था। वह हंसता तो दूर की बात, सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करता है। जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही बात करेगा, बाकी उसे कुछ लेना देना नहीं रहता। पर आज वह बच्चों की तरह खिलखिला के हंस रहा था। यह सिर्फ और सिर्फ नंदू के वजह से हुआ था। माहिर अपनी हंसी रोक वापस नंदू के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम बहुत फनी हो। तुम मुझे अपना आइडल मानते हो, वह क्यों? नंदू एक्साइटेड होकर कहने लगा, हाँ मैं आपको अपना आइडल मानता हूँ। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि लेजेंडरी लोगों को ही हम अपना आइडल माने। हम तो अपने घर में या जो आसपास में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे हैं, हम उन्हें भी अपना आइडल मान सकते हैं, जैसे कि आप। आप सच में बहुत अच्छे हो, शायद यह बात आपको भी नहीं पता। नंदू की बातें सुन माहिर खामोश हो गया, क्योंकि उसकी बातें सुन उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे कोई अपना उस पर हक जता रहा है। माहिर नंदू से कुछ कहने को आगे बढ़ा कि उतने में दरवाजे पर खड़ी सविता आंटी ने माहिर को आवाज़ देते हुए कहा, माहिर बाबा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? चलिए, मैंने आपका नाश्ता रेडी कर दिया है। सविता आंटी की आवाज़ सुन माहिर और नंदू दोनों दरवाजे की ओर देखने लगे। सविता आंटी को रहा नहीं गया, इसलिए वह कमरे के अंदर गई और माहिर से कहा, माहिर बाबा, बहुत अच्छा लगा कि आपके चेहरे पर हंसी देखकर। कई सालों के बाद मैंने आपको हंसते हुए देखा। ऐसे ही हंसते रहिए, आपको किसी की नज़र ना लगे। सविता आंटी इतना बोल नंदू के तरफ देखने लगी। उन्होंने नंदू से कहा, नंदू बेटा, तुम भी नीचे चलो, नाश्ता रेडी हो गया है। सविता आंटी इतना बोल कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद नंदू नासमझी से माहिर से पूछा,
क्या आंटी सही कह रही हैं कि आप कभी हंसते नहीं हैं? पर मैंने तो आपके अंदर ऐसा कभी नहीं देखा। मैं तो जब से आया हूँ आपको हंसते हुए देखा है। फिर ये ऐसे क्यों कह रही हैं? नंदू की बातें सुन माहिर वापस स्माइल कर दिया और इस बार वह उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यह सही कहते हैं कि मैं इन लोगों के सामने नहीं हंसता। माहिर बोल ही रहा था कि उसके बीच में बात काटते हुए नंदू बोल पड़ा, ऐसा क्यों? माहिर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और मुझे तुम्हारे साथ हंसना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तुम दिल से बहुत अच्छे हो। माहिर के मुंह से अपनी तारीफ सुन नंदू तो उछलने लगा और उछलते हुए कहा, क्या सच में मैं बहुत अच्छा हूँ? क्या आप मुझे अच्छा मानते हो? आपके मुंह से मेरी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसको इतना खुश देख माहिर अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, हाँ बाबा तुम बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे तुम ही हो। नंदू एक बार फिर से माहिर के सीने से लग गया और कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको मैं इतना अच्छा लगता हूँ। माहिर ने कहा, तुम हो ही इतने अच्छे तो तुम्हारी तारीफ तो करना बनता है। और अब तुम नीचे जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इधर नीचे दिशा फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकली तो कमरे में नंदू नहीं था। वह तुरंत लिविंग एरिया में उसे देखने आई। उसे वहाँ पर भी नंदू दिखाई नहीं दिया। वह एक पल के लिए वापस घबराने लगी, उसका भाई कहाँ चला गया। उसके बाल अभी भी गीले थे और हाथ में तौलिया लेकर वह यहाँ से वहाँ घूम रही थी और साथ ही साथ में नंदू नंदू चिल्लाए जा रही थी। तभी सविता आंटी किचन में से निकलते हुए आई और दिशा के हाथ में तौलिया देख जो इधर उधर घूम रही थी उसको घबराया हुआ देख सविता आंटी बोली, दिशा क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? दिशा हड़बड़ाते हुए बोली, आंटी आपने नंदू को कहीं देखा? सविता आंटी ने कहा, अरे हाँ वह तो माहिर के कमरे में। सविता आंटी बोल ही रही थी कि उतने में नंदू सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरते हुए तेज आवाज में कहा, दिशा दीदी मैं यहाँ हूँ। नंदू को विला में देख दिशा चैन की सांस ली, क्योंकि जिस तरह से वह कल घबराई हुई थी आज भी उसी तरह वह घबरा गई कि नंदू अचानक से कहाँ चला गया। वह बिल्कुल कल की तरह डर गई थी, कहीं वापस उसका भाई। सविता आंटी ने दिशा और नंदू को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा। वे दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और सविता आंटी ने उनके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। थोड़ी ही देर में माहिर भी रेडी होकर नीचे आया और भाई बहन को डाइनिंग टेबल पर देख वह भी जाकर हेड चेयर पर बैठ गया। दिशा तो कल से कुछ खाई नहीं थी और नंदू ने भी रात से भूखा ही था। देखा जाए तो तीनों ने कुछ खाया पिया नहीं था और अब जाकर उन्हें भूख का असर हुआ था। तीनों चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे। दिशा बहुत धीरे ब्रेकफास्ट कर रही थी क्योंकि उसे अभी भी अपना और अपने भाई का डर लग रहा था कि कल तो वह बच गए, पर आने वाले दिनों में अगर ऐसा हुआ तो। उसका दिमाग तो वहीं ठाकुर पर जाकर ही अटक जा रहा था। उसे अब सोचने समझने के लिए जरा भी ताकत नहीं बचा। ब्रेकफास्ट करने के बाद माहिर डाइनिंग टेबल से उठा और लिविंग एरिया में जाकर सोफे पे बैठ गया। एक पैर दूसरे पैर पर रख अपने दोनों हाथ सोफे पर फैलाकर बैठा था। वह ऑफिस नहीं गया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। माहिर अपना सिर सोफे से एकदम टिका दिया था और आंखें बंद किया था कि थोड़े ही देर में विशाल आ पहुंचा। उसके हाथ में इस वक्त एक प्लास्टिक फोल्डर था जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। वह आते ही सबसे पहले माहिर को गुड मॉर्निंग विश किया और वह प्लास्टिक फोल्डर माहिर को देते हुए कहा, सर आपने जो मांगा है वह सब इसमें है। माहिर विशाल के हाथ से वह फोल्डर अपने हाथ में लिया और एक नज़र दिशा और नंदू के तरफ देखा जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे जूस पी रहे थे।
5 मिनट के बाद जब उनका पूरी तरह से ब्रेकफास्ट हो गया तो माहिर ने नंदू और दिशा को अपने पास बुलाया। माहिर एकदम सीरियस होते हुए दिशा से कहा, देखो मैंने रात को बहुत सोचा और मैंने अभी ये फैसला लिया है कि हमें नंदू को यहाँ के स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। माहिर जो भी कह रहा था वह दिशा और नंदू बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि दिशा को भी समझ गया कि माहिर जो भी कह रहा है वह सोच समझकर ही कह रहा है और वह उनकी भलाई के लिए ही कहेगा। माहिर बोल ही रहा था कि उसकी बातें दिशा बड़े ध्यान से सुन रही थी। वहीं नंदू चौंकते हुए माहिर के तरफ देखने लगा और उसकी बात बीच में काटते बोला, पर ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकता? क्या वे लोग मुझे वापस पकड़ लेंगे? माहिर नंदू को अपने पास बुलाया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखो हमने तुम्हें कल बचा लिया। अगर कभी ऐसा हुआ उसने तुम्हें किडनैप कर लिया और कहीं ऐसी जगह पे छुपा दिया जहां हम लोग तुम्हें ढूंढ नहीं सकते, या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो? नंदू एकटक माहिर को देख रहा था। वहीं माहिर की बातें दिशा बड़े अच्छे से समझ गई माहिर क्या कहना चाह रहा है। दिशा ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, फिर आप क्या चाहते हैं? हमें क्या करना होगा? माहिर लंबी सांस लेते हुए दिशा और नंदू के तरफ देखा, फिर कहना स्टार्ट किया, मैंने ये फैसला लिया है कि हमें नंदू को आउट ऑफ कंट्री भेज देंगे उसके आगे की स्टडी के लिए, जैसे लंदन या ऑस्ट्रेलिया। वहाँ उसे कोई नहीं जानता होगा और ना ही यहाँ तुम्हारे दुश्मनों को कुछ पता चलेगा ये कहाँ है। ये वहाँ रहकर अपनी पूरी तरह पढ़ाई भी कर लेगा और कोई समस्या भी नहीं आएगा। माहिर 2 मिनट रुककर फिर कहना जारी रखा, अगर ये यहाँ रहा तो आए दिन इस पर और तुम पर मुसीबत आता ही रहेगा, और यह अगर वहाँ रहेगा तो ठाकुर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? दिशा माहिर की बातों को सहमति देते हुए अपना सिर हाँ में हिला दी, पर भाई बहन हमेशा एक साथ रहे हैं, वह उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने दी, और आज उसे इंडिया से बाहर भेजा जाएगा यह तो उसके लिए और भी तकलीफ वाली बात थी। वह अपने भाई के बगैर कैसे रहेगी? दिशा को माहिर की बातें ठीक भी लगी, पर वह अपने भाई से दूर भी नहीं रहना चाहती थी। जब वह उसके पास है तो इतनी मुसीबतें आ रही है, अगर उससे दूर रहेगा और कुछ हुआ तो वह क्या करेगी? इन्हीं सबसे और भी वह घबरा जा रही थी। उसको परेशान होता देख माही ने आगे कहा, देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके स्टडी में बार बार कोई बाधा आए। वह यहाँ रहेगा तो कभी न कभी फिर से यह लोग उसका पीछा करेंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? विशाल भी आगे आकर दिशा से कहा, दिशा मैडम माहिर सर ठीक कह रहे हैं। हमने नंदू के लिए स्कूल और उसके रहने का हॉस्टल सभी चीज़ों का इंतजाम कर लिया है। इन्हें वहाँ पर कोई नहीं पहचान पाएगा और ना ही किसी को पता चलेगा सिवाय हम तीनों को। सिर्फ हम तीनों को ही पता है कि नंदू वर्मा की स्टडी कहाँ पर चल रहा है। माहिर की बातों से नंदू भी खुश हो रहा था, साथ ही साथ में दुखी भी हुए जा रहा था कि वह इन लोगों से दूर चला जाएगा। नंदू माहिर के पास ही बैठा था और माहिर ने वापस नंदू के बालों में हाथ फेरते समझाते कहा, तुम पढ़ाई करना चाहते हो ना, तुम बड़ा इंसान बनना चाहते हो ना, तो तुम चाहते हो ना अपनी बहन की मदद करना। नंदू माहिर की बातें गौर से सुन रहा था और सिर्फ हाँ में सिर हिलाते जा रहा था। माहिर ने आगे कहा, तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपना सपना पूरा करो। तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम अपनी स्टडी फॉरेन कंट्री में लेने का, अपना ड्रीम पूरा करने का, और एक दिन तुम बहुत अच्छा इंसान बनकर दिखाओगे। अब करो प्रॉमिस कि तुम करोगे। माहिर की बातें सुन नंदू झट से माहिर के गले लग गया और इस बार वह रोते हुए कहा, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगा। मुझे अपने दादा दादी, अपनी दीदी की भी बहुत याद आएगा। मैं वहाँ अकेला रहूँगा। माहिर भी उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, हाँ तुम वहाँ अकेले रहोगे ताकि तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो और अपना सपना पूरा कर सको, इसलिए तुम्हें अकेला रहना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ रहोगे तो आए दिन तुम पर, तुम्हारी बहन पर मुसीबत आते ही रहेगा, और तुम अभी बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब यह लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे।
माहिर और नंदू को इस तरह से एक दूसरे को जिस तरह से समझ रहे थे, पास में बैठी दिशा सोचने लगी कि हमें आए 15 दिन भी नहीं हुआ और ये दोनों कितना क्लोज हो गए, एक दूसरे की बातें इन्हें समझने लगा है। दिशा माहिर का ये सॉफ्ट कॉर्नर देख रही थी। वैसे उसने बहुत बार देखा है, पर वह नंदू के लिए उसने कुछ ज़्यादा ही देख लिया। माहिर ने नंदू को अपने से दूर किया और कहा, तुम्हारे पास आज का ही दिन है, तुम अपना पैकिंग करो क्योंकि आज रात तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो आज तुम भाई बहन एक साथ टाइम स्पेंड कर लो। नंदू माहिर की बातों से हल्की स्माइल कर दिया और अपनी जगह से उठा और दिशा के पास जाकर बैठ गया। दिशा ने भी उसे गले लगा लिया। दोनों इस वक्त इमोशनल हो गए थे क्योंकि पहली बार वे दोनों अलग होने जा रहे हैं। दिशा को माहिर से नंदू की स्टडी के बारे में बात करना था क्योंकि वह यहाँ से फॉरेन कंट्री जा रहा है तो उसे बहुत पैसे लगेंगे। उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं और ना ही वह कभी भर सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।